दोस्तों, अगर मैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग करूं तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यस बैंक ने रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत अलग अलग तरीके से सरप्राइज किया है। सबसे पहले सरप्राइज किया था एक टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक बनके, और इसका शेयर प्राइस 400 रुपए को टच कर गया था। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स को सरप्राइज मिला जब बोला गया कि इनके एमडी और सीईओ को अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा, और इसका शेयर प्राइस नीचे को आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक नए सीईओ को लाया गया जब वापस से रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा कि यहाँ पे रिकवरी आएगी, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर से बैंक नीचे को आने लगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया यस बैंक ने जब गवर्नमेंट ने आके बोला कि एसबीआई इस पर्टिकुलर बैंक को बाय करेगा। दोस्तों, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स को एक और सरप्राइज मिला कि जिनके पास 100 शेयर से ज्यादा की होल्डिंग है, उस पर्टिकुलर डेट को वो 70% की अपनी होल्डिंग्स को अगले 3 साल तक सेल नहीं कर पाएंगे। ये सब सरप्राइज के चलते चलते ये यस बैंक वापस से चलने लगा, और इसका शेयर प्राइस जो एक टाइम पे 10-15 रुपए पे ट्रेड करता था, वापस से 50-55 रुपए पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद दोस्तों अभी यस बैंक एक और सरप्राइज लेके आया है, जिसमें यस बैंक ने बोला है कि वो आने वाले दिनों में अपना एफपीओ लॉन्च करने वाला है। एफपीओ की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि अगर किसी को उसके नए शेयर्स चाहिए उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो ये था कि जो इसका प्राइस रखा गया है वो 50% डिस्काउंट पे रखा गया है, जो इसका भी करंट प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शायद ये होगा कि एफपीओ क्या होता है और किस केस में एक कंपनी एफपीओ लेके आती है, और यस बैंक के केस में यस बैंक एफपीओ ही क्यों लेके आ रहा है, और क्या यहाँ पे किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को एफपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं यस बैंक के एफपीओ के बारे में। हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे यस बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में, और थोड़ा सा ये बताएंगे कि यस बैंक ने एफपीओ लाने के बारे में क्यों सोचा। और उसके बाद वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि क्या आपको यस बैंक के एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको एफपीओ की डिटेल में जाना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे पहले आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, उसकी ओनरशिप खरीदना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी की अभी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो भी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले हम ये जानने का ट्राई करेंगे कि यस बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी कैसी है, जो अलग अलग बैंकिंग सेक्टर्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसके बेस पे हम जज करते हैं अलग अलग बैंक्स को, वहां पे यस बैंक अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 1920 के डिपॉजिट्स की। आपको पता होगा कि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी बैंक के लिए। ये बताते हैं कि बैंक्स में जो लोग हैं उनका ट्रस्ट कैसा है। अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करूं यस बैंक के केस में, तो यहाँ पे पिछले एक साल में 54% का ड्रॉप हुआ है, मतलब कि डिपॉजिट करने में 54% की कमी आई है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मॉरिटोरियम लगा दिया गया था और लोगों को बोला था बीच में कि अपना पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन जैसे ही वो हटा था तो बहुत लोगों ने यहाँ से अपना पैसा विड्रॉ किया था और अलग अलग बैंक्स में शिफ्ट किया था, जिसका इंपैक्ट हमें इसके डिपॉजिट परसेंटेज में देखने को मिल रहा है बहुत ही क्लियरली। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यस बैंक ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 16,000 करोड़ का लॉस बुक किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर निकल के आता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कासा रेशो की, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, जो बोला जाता है किसी भी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बताता है कि बैंक को जो कैपिटल है वो कितनी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा चीपेस्ट होती है। अगर मैं इस रेशो की बात करूं तो यस बैंक की ये रेशो भी करंटली 27% के आसपास की है। अगर मैं किसी भी बड़े बैंक के साथ इसको कंपेयर करूं, मान लो कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मैक्सिमम बैंक्स के अभी जो कासा रेशो है वो 40% से ऊपर चल रही है, जो कि एक स्टैंडर्ड नंबर माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में। थर्ड दोस्तों, अगर मैं एडवांसेस की बात करूं, एडवांसेस होते हैं बैंक के वो एसेट जिसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे भी यस बैंक के केस में 24% का ड्रॉप देखा गया है पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों, जिन रेशियोज के बारे में मैंने आपको अभी बताया या जिन परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको अभी बताया, वो तो किसी बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। जो बैंक कभी भी इंप्रूव कर सकता है अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में। लेकिन अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसी रेशियोज की जहां पे रेगुलेटरी रिस्क पिक्चर में आ जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद बेसल नॉर्म्स को इन्फोर्स किया गया था। बेसल नॉर्म्स आने के बाद ये हो गया था कि हर सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का अलग अलग बैंक्स के लिए कुछ पर्टिकुलर रेशियोज फिक्स करेगा, ताकि कुछ कैपिटल बैंक्स को
पर्टिकुलर टीयर में रखनी पड़ेगी, ताकि अगर कभी भी उस पर्टिकुलर बैंक में कुछ भी रिस्क आता है तो वो कैपिटल सेफ रहेगा और वो कैपिटल बैंक को बैंकरप्ट होने से बचाएगा। जिसके चलते इंडिया में आरबीआई ने वो दो रेशियोज को अलग अलग परसेंट पे इन्फोर्स किया हुआ है सभी बैंक्स के लिए। दोस्तों अगर मैं इन रेशियोज की बात करूं तो सबसे पहली रेशियो निकल के आती है सीईटी टीयर 1 रेशियो, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो, और सेकंड है कैपिटल एडवोकेसी रेशियो, जो हमें बताती है कि टीयर 1 कैपिटल में कितना पैसा पड़ा है किसी भी पर्टिकुलर बैंक का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आरबीआई क्या बोलती है कि ये दो रेशियोज कितनी परसेंट में होनी चाहिए। दोस्तों आरबीआई बोलता है कि जो सीईटी टीयर 1 रेशियो है वो 7.37% से ज्यादा की होनी चाहिए, और वहीं पे आरबीआई ये भी बोलता है कि जो टीयर 1 कैपिटल रेशियो है वो 8.8% से ज्यादा की होनी चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिससे नीचे कोई भी बैंक ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर वो ऑपरेट करता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी रिस्क भी निकल के आता है, और वहां पे एक बहुत बड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी बहुत बड़ा रिस्क निकल के आता है। तो अगर मैं येस बैंक की बात करूं तो येस बैंक ये दोनों रेशियोज में जो थ्रेशोल्ड आरबीआई ने डिफाइन किया है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि वो ये दोनों रेशियोज को मीट नहीं करता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था येस बैंक के लिए। अगर मैं येस बैंक के केस में दो रेशियोज की बात करूं तो दोस्तों जो येस बैंक का सीईटी टीयर 1 रेशियो है वो 6.3% के आसपास है, जो रिक्वायरमेंट है 7.37% का उससे काफी नीचे है। वहीं पे अगर मैं टीयर 1 कैपिटल रेशियो की बात करूं तो वो येस बैंक का 6.5% है, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो कि 8.8% है, जिससे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है येस बैंक के लिए, जिसको मीट करने के लिए येस बैंक ने सोचा कि येस बैंक अपना एफपीओ लेके आएगा, और येस बैंक जो अपना एफपीओ लेके आएगा वो 15,000 करोड़ का लेके आएगा। और अगर वो पैसा येस बैंक को एज पर प्लान मिल जाता है तो येस बैंक प्लान कर रहा है कि ये दोनों रेशियोज को वो 13% से ऊपर लेके जाएगा, ताकि आने वाले कुछ टाइम में उनके ऊपर कोई भी रिस्क ना निकल के आए। दोस्तों अगर मैं किसी भी बड़े बैंक की बात करूं लाइक एचडीएफसी बैंक, वो नॉर्मली अपनी रेशियोज को 10-12% से ऊपर मेंटेन करके रखते हैं, ताकि बैंक के ऊपर कभी भी कोई इश्यू नहीं आए। तो एफपीओ लाने का सबसे बड़ा जो मोटिव येस बैंक का था वो ये था कि अगर एफपीओ से जो 15,000 करोड़ रुपया येस बैंक को मिलेगा, उस पैसे से सबसे पहले वो अपनी जो कैपिटल रेशियोज हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशियोज हैं, उनको फुलफिल करेंगे, ताकि रेगुलेटरी रिस्क से वो अपने आप को सेफगार्ड कर सके। अब दोस्तों पार्ट 1 वीडियो का खत्म होता है, जो आपको ये समझाता है कि येस बैंक को एफपीओ लाने के पीछे सबसे बड़ी जरूरत क्या थी, उनको क्यों एफपीओ लाना पड़ा। अब मैं बात करता हूं कि एफपीओ और आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है। आप ये जानना चाहते होंगे कि एफपीओ और आईपीओ में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो आईपीओ तब निकल के आता है जब कोई भी कंपनी पहली बार एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करवाने के लिए जाती है। अब मान लो कि जैसे कोई भी न्यूज आई थी रिसेंट में, एक बड़ी कंपनी आई थी एसबीआई कार्ड्स, उसका शेयर कभी पहले एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करता था, तो उस पर्टिकुलर कंपनी ने बोला कि वो अपनी इक्विटी को डिल्यूट करना चाहती है, वो शेयर मार्केट में ट्रेड करवाना चाहती है अपने पर्टिकुलर स्टॉक्स को, तो उसके बाद वो अपना आईपीओ लेके आई। तो दोस्तों अगर हम येस बैंक की केस की बात करें तो येस बैंक का शेयर तो पहले से ट्रेड करता था, अगर अभी उन्हें नया पैसा रेज करना था इन फॉर्म ऑफ इक्विटी तो उनके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन था वो एफपीओ का था, जहां पे उन्होंने बोला कि वो अपने कॉमन रिटेल शेयर होल्डर से अपना पैसा रेज करना चाहते हैं, जहां पे कोई भी जाके इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जो भी करंट शेयर प्राइस है येस बैंक का, जो 25 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था आज से 2 दिन पहले, उस पर 50% डिस्काउंट दिया है उन्होंने, तो ताकि उनका ये मोटिव था कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाए और काफी ज्यादा लोग आके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डिटेल में एफपीओ के बारे में कि क्या कैसे एफपीओ लॉन्च किया है येस बैंक ने, कितने प्राइस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कितने तरह के इन्वेस्टर्स में अप्लाई करने वाले हैं। तो अब मैं बात करता हूं बहुत ही डिटेल में एफपीओ के बारे में। दोस्तों अगर मैं एफपीओ की डिटेल में बात करूं तो जो एफपीओ का फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 12 रुपए रखा गया है, मतलब ये 12 या 13 के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को इसमें अप्लाई करना है तो मिनिमम आपको 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि जो इसका लॉट साइज रखा गया है वो 1000 शेयर्स का रखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप मिनिमम पैसा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 12,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मान लो कि कोई एक आदमी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो यहाँ पे लॉट साइज में ओवरऑल एक अपर कैप रखा गया है 15 लॉट का, मतलब कि आप 15,000 से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 15 लॉट मैक्सिमम लॉट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं डेट की बात करूं तो इसमें कब से लेके कब तक एक रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों इसमें आप 15 से लेके 17 जुलाई के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें अप्लाई करने का नॉर्मल तरीका होता है जैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, आपके पास अपना डीमेट डिटेल होना चाहिए। अगर आपका किसी भी ब्रोकर के पास आपने अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया है
तो वहां से आपको एक सीएमआर कॉपी मिली होगी। जो सीएमआर कॉपी होती है क्लाइंट मास्टर रिकॉर्ड, वो आपकी पूरी डीमैट अकाउंट के बारे में डिटेल बताती है। दोस्तों वो डिटेल यूज करके, जैसे कि आपका डीमैट अकाउंट क्या है, आपका डिपॉजिटरी क्या है, जैसे कि अगर आपने ग्रो के केस में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया था तो आपका डिपॉजिटरी सीडीएसएल रहेगा। यहाँ पे आपको अपना डीमैट अकाउंट के डिटेल डालने पड़ेंगे, अपना पैन कार्ड डालना पड़ेगा, और कहीं पे भी जाके अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप ये सारी डिटेल को फिल आउट करते हैं और आपको एफपीओ एलोकेट हो जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में वो एफपीओ के शेयर्स, अगर आपने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपको एलोकेट हो गए, तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में वो पर्टिकुलर शेयर्स देखने को मिलेंगे। जिसके बाद जब ये एफपीओ के शेयर्स लिस्ट होंगे, जिसकी डेट 27 जुलाई रखी गई है, तो 27 जुलाई के बाद आप इन पर्टिकुलर शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको एलोकेट हुआ है या नहीं एलोकेट हुआ है। इसके बाद मैं दोस्तों बात करता हूं कि क्या सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करेंगे 15,000 करोड़ के लिए जो बैंक को रिक्वायरमेंट है, या यहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी आके इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको ब्रेकअप के बारे में बताऊं कि जो यस बैंक का एफपीओ आने वाला है, वहां पे डिवीजन क्या रखी गई है, कितना परसेंट रिटेल के लिए, कितना परसेंट एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, कितना परसेंट अलग अलग बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैं बात करता हूं उस पर्टिकुलर ब्रेकअप के बारे में। दोस्तों इस एफपीओ का जो ब्रेकअप यस बैंक ने बताया है एक्सचेंज को, तो इसमें 50% जो रिजर्व रखा गया है वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों अगर मैं क्यूआईबी की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म निकल के आती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, जिसमें निकल के आते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो आके क्यूआईबी के थ्रू यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनके लिए यहाँ पे 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। मतलब कि 50% इनके खाते में जाएगा और इनकी इन्वेस्टमेंट से आपको पता चल जाएगा कि बड़े बड़े प्लेयर्स इस पर्टिकुलर यस बैंक को लेके कितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। दोस्तों क्यूआईबी के बाद बात आती है एनआईआईज की, जिसके लिए यस बैंक ने 15% का रिजर्वेशन रखा है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि एनआईआईज में कौन आते हैं जो आके इस कैटेगरी में बिड कर सकते हैं। दोस्तों इस कैटेगरी में आते हैं रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स, एलिजिबल एनआरआईज, जो कि हायर इनकम ग्रुप से निकल के आते हैं, जिनके लिए 15% का यहाँ पे रिजर्वेशन किया गया है। दोस्तों एंड में मैं बात करता हूं रिटेल इन्वेस्टर्स की, जिसके लिए ओवरऑल चंक का 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स जाके इस पर्टिकुलर एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं 15 से 17 जुलाई के बीच में कभी भी। तो दोस्तों यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा चंक रखा गया है, और आपको ये भी पता है कि 50% का डिस्काउंट दिया गया है, जो इसका भी करंट प्राइस था। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि करंट प्राइस आने वाले दिनों में कहां पे ट्रेड करता है, बिकॉज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका शेयर प्राइस काफी नीचे गया था। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बड़ा चंक इसलिए दिया गया है क्योंकि जब इसका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था यस बैंक का, जब एसबीआई ने यहाँ पे 6050 करोड़ रुपीस डाल के इसका 49% का स्टेक बाय किया था 10 रुपए एक शेयर में, तो दोस्तों तब रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा था कि उनको चांस नहीं दिया गया क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे 10 रुपए में। इसके चलते अभी जो यहाँ पे एफपीओ निकल के आया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चंक 35% का रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है, ताकि अगर वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे एसबीआई ने बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो 1700 से ज्यादा का और इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर एफपीओ के अंदर। अगर मैं ओवरऑल ओनरशिप की बात करूं तो ओवरऑल ओनरशिप जो अभी एसबीआई की 48-49% के आसपास की थी, वो डाइल्यूट होकर 26% के आसपास की हो जाएगी। लेकिन अगर वो यहाँ पे वापस से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उनका जो ओवरऑल ओनरशिप है वो कम होकर 30% के आसपास का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर कंपनी अपने और शेयर लेके आ रही है तो उनकी इक्विटी डिल्यूट हो रही है। अगर इक्विटी डिल्यूट हो रही है तो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो ओनरशिप का परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगा, उतने परसेंटेज से जितने परसेंटेज का नया इशू लॉन्च कर रही है पर्टिकुलर कंपनी। अब दोस्तों ये तो ओवरऑल बात हुई एफपीओ के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं यस बैंक के बारे में कि उनकी प्लानिंग क्या है, उन्होंने अलग अलग जगह पे क्या बोला है कि आने वाले दिनों में वो क्या प्लान कर रहे हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो दोस्तों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो यस बैंक ने सेट किया है, उन्होंने बोला है कि आने वाले दिनों में सबसे पहले उनको अपने कासा रेशो को 40% से ऊपर लेके जाना है, बिकॉज कासा रेशो किसी भी बैंक की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सेकेंडली यस बैंक ने बोला है कि जो उनका रिटेल और एमएसएमई सेक्टर में जो लोन बुक है उसको ओवरऑल परसेंटेज का 60% से ऊपर लेके जाना है, ताकि वो थोड़ा ज्यादा रिटेल फोकस हो सके, ताकि बैड लोन का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अभी यस बैंक के केस में वो आने वाले दिनों में कम हो सके। और दोस्तों इसके अलावा यस बैंक ने ये भी बोला है कि अगले 1 से 3 साल में वो रिटर्न ऑन एसेट को 1% से इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि यस बैंक उस पर्टिकुलर चीज को कैसे इंप्रूव करता है।
एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बात करता हूं यस बैंक के थोड़ा सा स्ट्रेंथ के बारे में कि यस बैंक के स्ट्रेंथ क्या है। तो दोस्तों यस बैंक का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि उनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, जिसको कभी भी किसी भी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। दोस्तों अगर मैं सेकंड स्ट्रेंथ की बात करूं तो सेकंड स्ट्रेंथ इनकी ये निकल के आती है कि यस बैंक टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो दोस्तों ये जो हम पूरा वीडियो लेके आए थे, हम एफपीओ के ऊपर लेके आए थे। हम आपको बताना चाहते थे कि यस बैंक एफपीओ क्यों लेके आना चाहता है, और इसके अलावा अगर आपको एफपीओ की टेक्निकलिटीज के बारे में पता होना चाहिए तो उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से अपना थोड़ा सा एनालिसिस करके खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यस बैंक के एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमें आने वाले दिनों में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक काफी अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।